सूरज अभी अभी गांव नयनपुर के ऊपर उगना शुरू हुआ था। खेतों में ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी, पर आया राम का खेत तो बस जंगली घास से भरा पड़ा था। वो हल हाथ में लिए खड़ा था, पर खुद से बड़बड़ा रहा था। अरे ये धरती भी बड़ी जिद्दी निकली। बीज डाले तो फसल नहीं, और कर्ज डाला तो सूद में उगई। आया राम गांव का सबसे आलसी किसान था। खेत देखने जाता तो लगता जैसे किसी महल का मुआयना करने आया हो, काम करने नहीं। उसकी बीवी रोज ताना देती, कितने दिन और आराम करोगे? अब तो खेत भी तुम्हें देखकर जमाही लेने लगे। आया राम मुस्कुराता, अरे भगवान, मेहनत तो अमीर लोग करते हैं, गरीब लोग तो बस सपने देखते हैं। इसी बीच कुछ दूर गांव के बाजार में गया राम, जो पहले गया राम ट्रेडर्स नाम की दुकान चलाता था, अपने बचे हुए मसाले समेट रहा था। लोग उसे मिलावटिया गया राम कहकर चिढ़ाते थे, क्योंकि उसकी दुकान से जो भी खरीदो, हल्दी में रेत, चीनी में नमक और गुस्से में मीठी बातें सब एक साथ मिलती थीं। उसका धंधा ठप हो चुका था। वो बड़बड़ा रहा था, भगवान भी बड़ा न्यायप्रिय है। पहले नाम गया राम रखा, फिर सच में सब कुछ गया। थका हारा झूला उठाए वो गांव छोड़ने निकला, और जैसा कि किस्मत को मजा आता है, रास्ते में उसे कौन मिल गया? आया राम। दोनों एक ही पेड़ की छाया में बैठ गए। पहले कुछ देर एक दूसरे को घूरते रहे, फिर आया राम बोला, अरे लगता है तुम भी जिंदगी के इम्तिहान में फेल हुए हो। गया राम हंसकर बोला, हाँ, और बिना री एग्जाम के। दोनों की बातें जुड़ी तो जैसे गरीबी और फालतूपन की जोड़ी बन गई। उन्होंने तय किया कि अब वे अपने गांव की मंडी जैसी जिंदगी छोड़कर कहीं और नई शुरुआत करेंगे। कई मील चलने के बाद वो एक छोटे से गांव हरिपुर पहुंचे। भूख से बेहाल उन्होंने देखा एक झोपड़ी से धुआं उठ रहा है। वहां एक बुढ़िया चूल्हे के पास कुछ गर्मा गर्म बना रही थी। गया राम फुसफुसाया, अरे ये तो खाना बना रही है, चलो नमस्ते वमस्ते करते हैं, शायद रोटी मिल जाए। बुढ़िया ने दरवाजा खोला, दोनों की हालत देखी और बोली, क्या चाहते हो तुम लोग? आया राम ने कहा, माँ जी, 2 रोटियां मिल जाएं तो भगवान का भंडारा समझो। बुढ़िया बोली, अरे यहाँ तो अपने लिए भी अनाज नहीं है, तुम लोगों को क्या दूं? गया राम की आंखें चमक उठी। वो बोला, कोई बात नहीं माँ जी, हमें तो बस थोड़ा सा पानी चाहिए, हम पत्थर की खिचड़ी बनाएंगे। बुढ़िया हैरान, अरे ये कैसा व्यंजन है बेटा? गया राम बोला, राजमहल में यही खिचड़ी राजा खुद खाते हैं, बस पानी, एक साफ पत्थर और थोड़ा सा नमक। बुढ़िया को जिज्ञासा हुई, सच में? तो लो, नमक ले लो। गया राम बोला, थोड़ा मिर्च डाल दो तो स्वाद आएगा। बुढ़िया बोली, ठीक है। थोड़ी दाल डाल दो तो खुशबू आएगी। ठीक है। अब थोड़ा चावल और घी डाल दो तो राजसी स्वाद आएगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया बात कही। और उसने सब डाल दिया। खिचड़ी पकने लगी, खुशबू से झोंपड़ी भर गई। जब खिचड़ी तैयार हुई तो गया राम बोला, अब ये पत्थर निकाल दो माँ जी, बाकी सब तुम खा लो। बुढ़िया ने जैसे ही पत्थर निकाला, दोनों ने 2-2 कटोरियां भर ली और पेट पकड़कर हंसने लगे। आया राम बोला, वाह रे गया राम, तुम्हारी चालाकी तो किसी सरकारी योजना से भी ज्यादा सफल निकली। गया राम ने कहा, कभी कभी अक्ल ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। बुढ़िया भी समझ गई कि उससे खेल खेला गया, पर उसे मजा आ गया। वो हंसकर बोली, चलो बेटा, तुम दोनों ने मेरा भी मनोरंजन कर दिया, अब रात यहीं रुको, कल आगे जाना। दोनों ने उस रात भरपेट खाया और बुढ़िया के घर के कोने में खाट पर सोते हुए तय किया, अब तो हरिपुर में ही नई किस्मत आजमाएंगे। सुबह का सूरज निकल चुका था। बुढ़िया अपने आंगन में झाड़ू लगा रही थी और दोनों मित्र उसकी बनाई हुई खिचड़ी के आफ्टर टेस्ट की तारीफ करते हुए निकल पड़े। गया राम बोला, कल तो पेट और दिमाग दोनों भर गए, अब सोचो इस गांव में कुछ काम धंधा जमाया जाए। आया राम बोला, काम? तू तो बनिया है और मैं आलसी किसान, हमसे ज्यादा तो कौवे मेहनती होते हैं। गया राम मुस्कुराया, चल फिर दिमाग से ही कमाई करते, जैसे कल पत्थर से खिचड़ी बनाई थी। इसी चर्चा के बीच दोनों गांव के चौपाल पहुंचे। वहां एक मोटा सा आदमी सिर पर लाल पगड़ी और आंखों पर मोटा काला चश्मा लगाए बैठा था। वही गांव का महाजन लक्खू राम था। वो किसानों को डरा डरा कर बोल रहा था, देखो भैया, जिसने भी मेरा कर्ज नहीं चुकाया, उसके खेत पर अब जागीरदार का कब्जा होगा। मैं तो उनका आदमी हूं। भीड़ सन्न थी, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आया राम बोला, अरे गया राम, ये आदमी तो सीधा डर बेचकर अमीरी कमा रहा है। गया राम हंसा, सही पकड़े हैं, चलो इसको थोड़ा समझाते हैं। आया राम आगे बढ़ा और बोला, लक्खू राम जी, सुना है आप जागीरदार के खास आदमी हैं? महाजन बोला, हाँ क्यों नहीं, उनके साथ रोज खाना खाता हूँ। आया राम ने आंखें तरेर कर कहा, तो फिर एक शर्त लगाओ। महाजन ने मूंछें तानी, शर्त? किस बात की? आया राम बोला,
अगर मैं आज जागीरदार के साथ खाना खा लूं तो तुम मुझे 20 चांदी के सिक्के दोगे, और अगर नहीं खा पाया तो मैं तुम्हारे लिए 1 साल मुफ्त में मजदूरी करूंगा। महाजन को ये बात मजाक लगी। तू और जागीरदार के साथ खाना? जा बेटा, आज तो मेरी जेब गर्म करेगा। गयाराम ने कान में कहा, भाई सोच ले, कहीं फंस मत जाना। आयाराम बोला, अरे यार, जिंदगी में पहली बार मुफ्त का काम नहीं, दिमाग का काम करने जा रहा हूं। वो सीधे जागीरदार हवेली की ओर बढ़ गया। गेट पर 2 पहरेदार खड़े थे। कहाँ जा रहा है? एक ने डांट कर पूछा। आयाराम झट बोला, अंदर जागीरदार जी के साथ खाना खाने जा रहा हूं। पहरेदार हंसने लगे। अरे हट जा, तेरा तो हुलिया भी खाना खाने लायक नहीं है। लेकिन तभी अंदर से रसोई से आवाज आई, अरे वो गोपाल, जल्दी आ, एक और प्लेट कम पड़ गई। आयाराम झट बोला, देखा, मेरा नाम लिया है, और वो धड़धड़ाते अंदर चला गया। जागीरदार, जो कि हंसमुख व्यक्ति था, चौंक गया। तू कौन? आयाराम बोला, मैं वही हूं जिसे आपके रसोइये ने बुलाया था, और वैसे भी आपने कहा था कि जिसके पास भूख हो वो सबसे बड़ा मेहमान है। जागीरदार ने हंसते हुए कहा, बात तो सच्ची है, बैठ जा। आयाराम आराम से थाली में बैठ गया और रोटियों पर घी डालते हुए बोला, वाह, ये तो किसी मंदिर के प्रसाद जैसा है। जागीरदार मुस्कुराया, तू बड़ा मजेदार आदमी है, कहाँ से आया? आयाराम बोला, वहीं से जहां लोग झूठ से अमीरी और सच्चाई से भूख पालते हैं। खाना खत्म होने पर जागीरदार बोला, अच्छा, अब बताओ तुम्हारा असली मकसद क्या है? आयाराम ने सब सच सच बता दिया। शर्त, महाजन की झूठी शेखी और गांव वालों का डर। जागीरदार खिलखिलाकर हंस पड़ा। वाह रे किसान, तूने तो मेरे नाम का ही इस्तेमाल करके मेरे दरवाजे पर ईमानदारी का झंडा गाड़ दिया। और उसने कहा, जाओ उस महाजन को बुला लाओ। आयाराम बाहर निकला और चौपाल पर जाकर चिल्लाया, अरे लखूराम, जागीरदार जी बुला रहे हैं। महाजन घबरा गया, क्या हुआ रे? बस चलो, तुम्हारे 20 सिक्के तो अब उड़ने ही वाले हैं। जागीरदार ने महाजन से पूछा, कहिए, आप मेरे खास आदमी हैं? महाजन पसीना पोंछते हुए बोला, जी जी, वो तो बस बातों की बात थी। आयाराम ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए साहब, इस महाजन के झूठ ने गांव वालों का चैन छीन लिया था। जागीरदार ने आदेश दिया, महाजन, इनको तुरंत 20 चांदी के सिक्के दो और आगे से गांव वालों को डराना बंद करो। महाजन ने सिक्के दिए, चेहरा झुका लिया। आयाराम ने सिक्के अपनी पगड़ी में बांधे और गयाराम से कहा, देख भाई, मेहनत से खेत नहीं जोते, लेकिन दिमाग से किसी का झूठ जरूर जोड़ डाला। गयाराम बोला, और ये जो 20 सिक्के हैं, अब तो तुझसे रोटी खरीदने में डिस्काउंट मिलेगा ना? आयाराम हंसा, तू पहले रोटी बना तो सही। उस रात दोनों बुढ़िया के घर लौटे और खुशी से गुनगुनाने लगे, एक दिन की अक्ल 100 दिन की मेहनत पे भारी। बुढ़िया ने पूछा, क्या हुआ बेटा? गयाराम बोला, माँ जी, आज हमने झूठ के महाजन को सच्चाई की रसीद थमा दी। अगले दिन सुबह बुढ़िया ने दोनों को अलविदा कहा और बोली, बेटा याद रखना, जिंदगी में 2 चीजें कभी मत खोना, एक ईमान और दूसरा नाश्ता। गयाराम ने हंसते हुए कहा, माँ जी, नाश्ता तो हम कभी नहीं छोड़ते, ईमान बाद में देखेंगे। दोनों अपने 20 चांदी के सिक्के लेकर रास्ते पर निकल पड़े। सूरज सिर पर था और रास्ता जंगल के बीच से जाता था। पंछी चहचहा रहे थे, मगर दोनों की बातें किसी रेडियो कॉमेडी शो से कम नहीं थीं। आयाराम बोला, देख गयाराम, आज हमारी किस्मत बुलंद है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन अपने नाम का बोर्ड लगेगा, आयाराम एंड गयाराम इंडस्ट्रीज, दिमाग की खेती, भाग्य की फसल। गयाराम बोला, हाँ, और नीचे लिखा रहेगा, लालच से दूर रहें वरना हमसे मिलें। इतने में उनकी नजर जंगल की तरफ पड़ी। कुछ घुड़सवार लोग जंगल के बीच खड़े थे। उनके पास भारी थैले थे और वो किसी गड्ढे में कुछ डाल रहे थे। गयाराम फुसफुसाया, अरे ये तो चोरी लग रही है, चुप रहो, कहीं ये हमें भी गड्ढे में न डाल दें। आयाराम बोला, शांत रहो, पहले देखो डाल क्या रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे घुड़सवार भाग निकले। दोनों चुपचाप वहां पहुंचे। गड्ढा थोड़ा खुला था और उसमें से सोने की चमक झांक रही थी। गयाराम ने कहा, हे भगवान, ये तो सोना है, असली वाला। आयाराम ने कहा, पहले देख लो, कहीं ये किसी का भूतिया जाल न हो। गयाराम बोला, अगर भूत भी आए तो उसे बोलेंगे, पहले आधा ले जा, आधा छोड़ जा। दोनों ने मिट्टी हटाई। 4 थैले निकले, हर एक में ढेर सारे स्वर्ण सिक्के थे। आयाराम की आंखें चमक उठी। इतना सोना तो मैंने सपने में भी नहीं देखा।
गयाराम बोला, चलो आज किस्मत की खिचड़ी भी पक गई। दोनों ने थोड़ी देर सोचकर तय किया कि खजाना बुढ़िया के घर में छिपाएंगे, फिर बांट लेंगे। रास्ते में आयाराम बोला, भाई सोचो अगर ये राजा का सोना हुआ तो? गयाराम ने जवाब दिया, तो फिर हम राजा के मेहमान कहलाएंगे। जब वे बुढ़िया के घर पहुंचे तो उसने पूछा, इतनी देर कहाँ थे? गयाराम बोला, थोड़ा जंगल घूमे, भगवान की कृपा मिल गई। बुढ़िया ने आंखें तरेर कर कहा, कृपा या खजाना? दोनों झेंप गए, लेकिन फिर बोले, अरे माँ जी, बस सोने जैसे दिन आने वाले हैं। उन्होंने सोने के सिक्के एक पुराने संदूक में छिपा दिए और रात भर सोने की गिनती के सपने दिखते रहे। आयाराम के सपने में तो वो राजा बन गया था और गयाराम उसका वित्त मंत्री। राजा आयाराम बोला, गयाराम, आज से आलस्य को राष्ट्रीय खेल घोषित किया जाता है। गयाराम बोला, और मिलावट को सरकारी नीति। सुबह उठे तो दोनों के चेहरे पर चमक थी। गयाराम बोला, चलो अब शहर चलते हैं, वहां जाके थोड़ा बहुत खरीदारी करते हैं, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। आयाराम बोला, सही कहा, आखिर अमीरी का मजा भी तो लेना चाहिए। दोनों सोने के कुछ सिक्के लेकर पास के नगर चंद्रनगर पहुंचे। बाजार में रेशमी कपड़े, जरीदार पगड़ियां और इत्र की दुकानों की लाइन थी। गयाराम ने बोला, आज तो हमारी एंट्री फिल्मी होनी चाहिए, एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। वे दुकान पर गए और बोले, भाई साहब, सबसे बढ़िया रेशमी कपड़ा दिखाओ जो अमीरों के सपनों में आता हो। व्यापारी ने देखा, दो गांव के आदमी, पर जेब से सोने की मुद्रा देख उसकी आंखें चौंधिया गई। वो मुस्कुराया, अरे वाह, लगता है राजा के खास मेहमान आए हैं। लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में लालच जागा। इतने सारे सोने के सिक्के, ये तो शाही मोहर वाले हैं, कहीं ये वही चोरी वाला सोना तो नहीं? उसने तुरंत कोतवाल को खबर भेज दी। कुछ ही देर में दोनों के सामने कोतवाल अपनी बड़ी मूंछें ताने पहुंचा। अरे तुम दोनों, ये सोने के सिक्के कहां से आए? आयाराम बोला, किस्मत के खेत से। कोतवाल बोला, किस्मत के खेत या राजा के खजाने से? और बिना कुछ सुने उसने दोनों को पकड़वा लिया। गयाराम चिल्लाया, अरे भाई, हम चोर नहीं, हम तो खिचड़ी के एक्सपर्ट हैं। आयाराम बोला, हाँ, चोरी के नहीं, किस्मत के शिकार हैं। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। दोनों को जेल में डाल दिया गया। जेल की दीवार के पीछे आयाराम बोला, देख गयाराम, पहले आलस्य से गरीब थे, अब गरीबों के वीआईपी सेल में हैं। गयाराम बोला, और दोनों ही बार पेट भरा नहीं, बस सबक भर गया। दोनों हंसने लगे। जेलर ने पूछा, क्या हंस रहे हो? आयाराम बोला, साहब, जब जिंदगी हमें रुला नहीं पाई तो जेल क्या कर लेगी। एक दिन कोतवाल उन्हें राजा के सामने पेश करने ले गया। राजा ने सोने के सिक्कों को देखा, माथा टेढ़ा किया। तो तुम दोनों वही हो जिन्होंने मेरे चोरी हुए सिक्के पाए? गयाराम ने तुरंत जवाब दिया, जी महाराज, हम चोर नहीं, बस लॉस्ट एंड फाउंड सेवा के वॉलंटियर हैं। सारी सभा ठठाए से गूंज उठी। राजा मुस्कुराया, अगर तुमने सच में चोरी नहीं की तो वो खजाना कहां से मिला? आयाराम ने सब सच्चाई बता दी। महाराज, जंगल में कुछ घुड़सवारों ने गड्ढे में फेंका था, हमने बस उठाया और शायद किस्मत ने हमें उठा लिया। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुम दोनों ईमानदार हो लेकिन भोले भी। लालच ने तुम्हारी समझ को धोखा दे दिया। गयाराम ने सिर झुकाया, महाराज, हमने सोचा था कि दौलत से सुख मिलेगा, पर असल सुख तो सुकून में है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों का अपराध नहीं, अनुभव है। और आदेश दिया, इनको रिहा करो और इनके हिस्से के सिक्कों से गांव में एक ईमान की रसोई बनवाओ जहां कोई भूखा न सोए। रिहा होकर दोनों फिर उसी बुढ़िया के घर लौटे। बुढ़िया उन्हें देखकर बोली, कहो बेटा, इस बार किस्मत कैसी रही? आयाराम ने कहा, माँ जी, इस बार सोना नहीं मिला, पर समझ मिल गई। गयाराम ने जोड़ा, और पेट की भूख के साथ साथ लालच की भी खिचड़ी पक गई। बुढ़िया मुस्कुराई, अच्छा, अब अगला प्लान क्या है? आयाराम बोला, अब हम गांव में पत्थर की खिचड़ी होटल खोलेंगे, जहां लोग आएंगे खाने नहीं, सोचने। गयाराम बोला, और होटल का स्लोगन होगा, यहाँ खिचड़ी मुफ्त है पर सबक की कीमत भारी। कुछ महीनों बाद उनका छोटा सा ठेला सचमुच मशहूर हो गया। गांव वाले कहते, इनकी खिचड़ी में कुछ जादू है, पेट भरता है और दिमाग खुलता है। हर कटोरे के साथ वे कहते, लालच का स्वाद मीठा नहीं, खट्टा होता है, मेहनत में देर है पर धोखा नहीं। और जब भी कोई उनसे पूछता, तुम्हारी कहानी का नाम क्या है?
तो दोनों हंसकर कहते, नाम वही पुराना, आया राम और गया राम, पर अब हम सीख के कारोबारी बन गए हैं। और इस तरह दो गरीब, आलसी और चालाक दोस्तों की कहानी खत्म नहीं हुई, वो बस बदल गई। क्योंकि कभी कभी हार भी वो जीत होती है जो इंसान को अपने अंदर जीतना सिखा दे।